गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम मजदूरी अंतर का अर्थ और मजदूरी अंतर के कारणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मजदूरी अंतर के प्रकार एवं महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बार पुनः हम मजदूरी अंतर का अर्थ समझ लेते हैं। मजदूरी अंतर का अर्थ: जब श्रम बाजार में व्यक्ति से व्यक्ति, फर्म से फर्म, उद्योग से उद्योग, व्यवसाय से व्यवसाय तथा क्षेत्र से क्षेत्र की मजदूरी दरों में अंतर पाया जाता है तो उसे मजदूरी अंतर कहते हैं। श्रम बाजार में अनेक प्रकार के मजदूरी अंतर पाए जाते हैं, जैसे अंतर व्यक्ति मजदूरी अंतर, अंतर फर्म मजदूरी अंतर, अंतर उद्योग मजदूरी अंतर, अंतर व्यवसाय मजदूरी अंतर, अंतर क्षेत्र मजदूरी अंतर आदि। अंतर व्यक्ति मजदूरी अंतर श्रमिकों की व्यक्तिगत विशेषताओं में अंतर, जैसे आयु, लिंग आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। अंतर व्यक्ति मजदूरी अंतर उस समय देखने को मिलते हैं जब एक संयंत्र में तथा एक ही व्यवसाय में काम कर रहे श्रमिकों को भिन्न भिन्न मजदूरी दरें दी जाती हैं। उदाहरण के लिए पुरुष व महिला श्रमिकों की मजदूरी में अंतर पाया जाता है। अंतर फर्म मजदूरी अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब भिन्न भिन्न फर्मों में एक ही व्यवसाय में काम कर रहे श्रमिकों को भिन्न भिन्न मजदूरी दरें दी जाती हैं। अब हम मजदूरी अंतरों में प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। इसका पहला बिंदु है रोजगार बाजार की अपूर्णताएं। श्रमिक को रोजगार बाजार का पूर्ण ज्ञान न होने पर भी मजदूरी अंतर आ जाते हैं। श्रमिक को कार्य की जानकारी न होने से एवं भौगोलिक व्यवसायिक गतिशीलता का अभाव होने से भी मजदूरी अंतर की संभावना रहती है। श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण उत्पन्न होने वाले मजदूरी अंतर सामान्यतः विकासशील देशों में अधिक होते हैं, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में श्रमिकों को रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की जानकारी सीमित रहती है। इसलिए विकासशील देशों में श्रमिकों में भौगोलिक, व्यावसायिक एवं अंतर फर्म गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। दूसरा है लिंग के अनुसार मजदूरी अंतर। दूसरे प्रकार के मजदूरी अंतर वे होते हैं जो सामाजिक मूल्यों एवं पक्षपातों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मजदूरी अंतर लिंग, आयु एवं हैसियत के आधार पर किए जाते हैं। इन मजदूरी अंतरों की व्यापकता आर्थिक कारणों की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों के कारण अधिक होती है। सामान्यतः ये पाया जाता है कि एक ही व्यवसाय में एक ही प्रकार का कार्य करने पर भी महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। इसके अनेक कारण हैं। पहला है पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों की शारीरिक शक्ति कम होती है। वे पुरुषों के समान कठोर तथा लंबे समय तक परिश्रम भी नहीं कर सकती हैं। जिन व्यवसायों में कठोर शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है उनमें महिला श्रमिक कम ही कार्य कर पाती हैं। अतः पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट बिंदु है महिलाएं अक्सर परिवार की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही कार्य करती हैं। उन पर प्राय पुरुषों के समान परिवार का दायित्व नहीं होता है। महिलाओं की आय पूरक आय मानी जाती है। महिलाएं प्राय व्यवसाय से संबंधित उचित शिक्षा व प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी पर भी कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। महिलाएं प्राय विवाह होने के समय तक कार्य करना चाहती हैं और विवाह के पश्चात बहुत सी महिलाएं कार्य छोड़कर चली जाती हैं। स्थायी श्रमिकों को अस्थायी श्रमिकों की तुलना में ऊंची मजदूरी मिलती है, अतः महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। जिन व्यवसायों में कार्य अपेक्षाकृत हल्का, कलात्मक तथा कोमल होता है उनमें महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे महिला श्रमिकों की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है। श्रम मांग की अपेक्षा श्रम पूर्ति अधिक होने पर मजदूरी की दर नीची होती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम गतिशील होती हैं। घर के पास नौकरी मिलने पर महिलाएं नीची मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। महिलाओं को काम पर रखने से नियोक्ताओं को उनके हित एवं सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को हल्का कार्य देना तथा प्रसूति के समय वेतन सहित अवकाश देना आदि सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती हैं। इन सब सुविधाओं को प्रदान करने से नियोक्ताओं के खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए नियोक्ता महिला श्रमिकों को काम पर रखना पसंद नहीं करते और यदि वो काम पर रखते भी हैं तो नीची मजदूरी देते हैं। काम में किसी प्रकार की गड़बड़ होने पर नियोक्ता पुरुष श्रमिकों को डांट फटकार सकते हैं तथा उनके साथ कठोरता से पेश आ सकते हैं, किंतु महिलाओं के साथ नियोक्ता इस प्रकार से पेश नहीं आ सकते। इसलिए नियोक्ता महिला श्रमिकों को कम मजदूरी देकर ही काम पर रखना पसंद करते हैं।
कभी कभी प्राकृतिक मनोवृत्तियों अथवा योग्यताओं के अलावा पुरुष और महिलाओं के कार्यों के बीच कानून द्वारा अथवा मनमाना अंतर उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे कानून द्वारा ये नियमन कर दिया जाता है कि महिलाओं को कारखाने में रात की पारी में नहीं लगाया जाएगा, महिलाओं को खानों में जमीन के नीचे काम पर लगाया नहीं जाएगा आदि। इन कारणों से पुरुष व महिला श्रमिकों की मजदूरी में अंतर उत्पन्न कर दिया जाता है तथा महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी के ये अंतर सामाजिक मूल्यों और पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण उत्पन्न किए जाते हैं। आधुनिक प्रगति एवं स्त्रियों की शिक्षा के साथ साथ ये अंतर धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आज का नारा है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनेक देशों में महिलाओं तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी मिलने लगी है। भारत में भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट बिंदु है व्यावसायिक मजदूरी अंतर। व्यावसायिक मजदूरी अंतर श्रम बाजार की अपूर्णताओं व सामाजिक पक्षपातों की अपेक्षा श्रमिकों की आंतरिक निपुणता से संबंधित कारणों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये अंतर श्रम बाजार की अपूर्णता एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने के पश्चात भी बने रहते हैं। किसी एक उद्योग के प्रबंधक को वेतन तथा उसी संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को मिलने वाला वेतन अलग अलग हो सकता है। शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी भी मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों से भिन्न होती है। अब हम मजदूरी अंतरों का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। मजदूरी अंतरों का महत्व। मजदूरी अंतर एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य को पूरा करते हैं। प्रतिस्पर्धा की दशाओं के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण श्रम मांग व श्रम पूर्ति की दशाओं द्वारा होता है। श्रम मांग श्रमिकों की उत्पादकता को प्रतिबिंबित करती है तथा श्रम पूर्ति कार्य के प्रति श्रमिकों के आकर्षण को दर्शाती है। मजदूरी अंतरों के कारण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों एवं भौगोलिक क्षेत्रों के बीच श्रम साधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि जिससे कि अधिकतम राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त किया जा सके। मजदूरी अंतरों के कारण ही अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। मजदूरी अंतरों के कारण ही आर्थिक विकास की उचित दर प्राप्त की जा सकती है। मजदूरी अंतरों के कारण अधिक योग्यता वाले श्रमिकों को ऊंची मजदूरी प्राप्त होती है तथा कम योग्यता वाले श्रमिकों को नीची दर से मजदूरी प्राप्त होती है। श्रेष्ठ योग्यता वाले श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है, इसलिए उन्हें अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। कम योग्यता वाले श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कम होती है, इसलिए उन्हें कम मजदूरी मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरी अंतर विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरी अंतरों को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में योग्यता एवं कुशलता के आधार पर मजदूरी अंतर पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरी श्रम बाजार की दशाओं, श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। श्रम बाजार में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिकों में प्रतियोगी समूह पाए जाते हैं। यद्यपि वहाँ उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करके निजी पूंजी की संख्या को समाप्त कर दिया जाता है तथा आय अथवा मजदूरी अंतरों को कम करने के प्रयत्न अवश्य किया जाता है, किंतु इन अंतरों को समाप्त किया जाना आसान नहीं है। नियोजित अर्थव्यवस्था में मजदूरी नियमन एवं राष्ट्रीय मजदूरी नीति के विकास में मजदूरी अंतर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विकासात्मक नियोजन में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों एवं उद्योगों का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना आवश्यक हो सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के लिए नई कुशलता एवं नए व्यवसायों के सृजन की आवश्यकता हो सकती है। मुख्य एवं आधारभूत उद्योगों में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की कमी तथा किसी क्षेत्र विशेष का पिछड़ापन भी विकास में बाधक हो सकता है। इन सब कारणों से आर्थिक नियोजन की कुशलता कम हो सकती है तथा अर्थव्यवस्था का विकास रुक सकता है। अतः इन सब के लिए उचित मजदूरी अंतरों का होना आवश्यक है। उचित मजदूरी अंतर को बनाए रखना राष्ट्रीय मजदूरी नीति का एक अंग बन जाता है। श्रम बाजार का पूर्ण नियमन न तो व्यवहारिक है और न ही वांछनीय। उचित मजदूरी अंतर आवश्यक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार आज हमने मजदूरी अंतर के प्रकार और मजदूरी अंतर के महत्व को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।